Good morning, all of you. Today I'm starting with this new chapter on elasticity. ये चैप्टर आपका 11th क्लास में हो चुका है और मैं चाहता नहीं हूं कि हर पॉइंट को यहां पर रिवाइज किया जाए, लेकिन जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आई विल रिवाइज. जो डेफिनेशन है स्ट्रेस का, इट इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया of the deformed body per unit cross sectional area. उसमें मुझे स्पेशली पॉइंट आउट करना है that this internal force in fact is equal to deforming force. लेकिन किसी मल्टीपल चॉइस में अगर आपको पूछा जाता है, एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया जाता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट, फर्स्ट इसमें दिया डिफॉर्मिंग फोर्स, नेक्स्ट इसमें दिया इंटरनल फोर्स, तो डेफिनेटली यू शुड मार्क इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एज द आंसर. आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर. ये स्पेशली मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है इस तरीके से. तो स्ट्रेस के साथ वी हैव लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वी हैव वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस, एंड ऑल्सो वी हैव शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस में मैं स्पेशली ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अगर ये ब्लॉक है जिसको आपने नीचे से फिक्स किया है और टेंजेंशियल फोर्स अगर मैं ऐसा अप्लाई करता हूं तो पूरे के पूरे लेयर्स दे विल गेट शिफ्टेड. तो इसी के साथ में दोनों चीज को मैं डील कर लेता हूं. पहले ये है द टू डायमेंशनल व्यू. जब आपने टेंजेंशियल फोर्स ऐसा अप्लाई किया गया है, द लेयर्स have got shifted here like this. और एक बात है, this is A से मैं इसको लेता हूं A और A dash, इसको मैं लेता हूं B and B dash, this is C और ये D है. तो what has happened here, जो layers है has got shifted up. टॉप लेयर का शिफ्टिंग सबसे ज्यादा हुआ है और जैसा आप नीचे की तरफ आएंगे शिफ्टिंग उसका कम होते जाएंगे इनफैक्ट. तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन द एरिया जहां पर ये फोर्स आपने अप्लाई किया गया है. वेल, along with this, what we mean by strain, it is equal to change in dimension upon original dimension. तो this will be change in length upon original length. This is what tensile strain, or bulk strain will be equal to change in volume upon original volume. और यहां पर आता है शेप का, it is equal to shearing strain. इसको मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है. It is equal to डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर. मैं टॉप लेयर लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर में टॉप लेयर दिस इज A अपॉन A डैश अपॉन इस डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ दिस लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर. ये डिस्टेंस है इक्वल टू AC एंड दिस वर्क्स आउट टू बी इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज नियरली इक्वल टू थीटा बिकॉज व्हेन थीटा इज स्मॉल tan theta is nearly equal to theta. ये स्पेशली यहां पर आप ध्यान देंगे. आप ये shearing strain है which is displacement of any layer upon इसका distance from the fixed layer. So this is what you get, A dash upon AC, and so this is equal to tan theta, so that is equal to theta. इसको स्पेशली याद रखेंगे आप. जहां तक स्ट्रेस में तीन प्रकार के स्ट्रेस हो गए, लॉन्जिट्यूडनल, बल्क एंड शियर स्ट्रेस. स्ट्रेन में टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेन. इसी के साथ तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज है. Y इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. तो यहां पर आपको मिलता है F इंटू L अपॉन A इंटू द एक्सटेंशन. एक बात ध्यान में रखेंगे, व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम आप इसी इक्वेशन को यूज करेंगे. अगर आपको दिया है
that mass m is attached as the deforming force, तो आप F की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे m into g to remember this point. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, because any form में maximum number of times this is used, it is F into L upon pi r square into y. बाकी का डिस्कशन अपन कर लेंगे as we deal with the problems. बल्क मॉडुलस का मतलब यह होगा इट इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस विच इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. अब एक बात याद रखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब होता है प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, and this is equal to V into delta V. We use a minus sign here because जब आप force apply करेंगे तो volume in fact it will decrease, so we give it a minus sign. Bulk modulus, the symbol which is used is K. Do remember this also. ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ध्यान में रखेंगे, मैंने F upon A को लिया है, प्रेशर नहीं दिया, मैंने चेंज इन प्रेशर दिया है. चेंज इन प्रेशर लेने का रीजन एक ही है कि अगर मैंने एक स्पीयर लिया है, इसका वॉल्यूम अगर V है 2 मिनट के लिए मान लीजिए आप, तो नॉर्मली जो प्रेशर है अंडर दैट प्रेशर उसका वॉल्यूम V है. लेकिन जब आप एडिशनल प्रेशर अप्लाई करेंगे, when you apply what additional pressure, what will happen? The volume will decrease. इसका वॉल्यूम हो जाएगा V minus dV, the volume will decrease. तो जब आप एडिशनल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा है टू बी इक्वल टू dP. और एक बात याद रखेंगे, दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसका सिंबल हम यूज करते हैं एज सिग्मा. नेक्स्ट वी हैव मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन. शियरिंग स्ट्रेन मैं यहां पर लेता हूं टू बी इक्वल टू थीटा, सो मुझे मिलेगा F अपॉन A इंटू थीटा. थीटा के बारे में ध्यान में रखेंगे, इट इज इक्वल टू A डैश अपॉन AC. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर अपॉन इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर, इस प्रकार से हम उसको लेते हैं. रिपीट नहीं कर रहा था. The graph here is plotted between stress and strain. ये कर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप. जैसा आपका स्ट्रेस बढ़ते जाता है, स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा. यू गेट अ स्ट्रेट लाइन हियर. पॉइंट P तक वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस is directly proportional to strain, इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन मिली है. The limit, the proportionality limit. उसके बाद P के बाद what happens? Slight deviation from the straight line, और slight deviation it is not a straight line. तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पैच में बल्क, the Hooke's law is not obeyed. In this particular span, the Hooke's law is not obeyed here. And what happens after this? आप देखेंगे कर्व is bending towards the x-axis. इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन अभी बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है. देख लीजिए आप, the strain is increasing very fast. इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि यहां तक अगर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया और स्ट्रेस को अगर रिमूव किया तो इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. ये स्पेशली याद रखेंगे आप. मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां तक स्ट्रेस अप्लाई कर दिया मैंने, बाद में स्ट्रेस निकाल दिया तो मुझे वापस आई गेट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. द एक्सटेंशन विल बी इक्वल टू 0. तो दिस हैपेंस टू इलास्टिक लिमिट. और उसके बाद में अगर मैंने स्ट्रेस बढ़ा दिया तो लेंथ काफी बढ़ चुका है. बट इट सो हैपेंस कि अगर आपने अभी स्ट्रेस को 0 कर लिया
तो एक्सटेंशन थोड़ा बहुत उसमें रह ही जाता है। एक्सटेंशन विच रिमेन्स इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ये स्पेशली आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। इलास्टिक लिमिट के बाद अगर स्ट्रेस जो आपने अप्लाई किया उसको अगर रिमूव कर लिया, इट कम्स बैक यानी ओरिजिनल कैसा रहता है, ओरिजिनल लेंथ आपको मिलती नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रेन रह जाता है, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन उसमें रह जाता है, और इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। लेकिन इसमें एक विशेषता ऐसी है कि अगर फिर से आपने स्ट्रेस अगर अप्लाई किया तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड हुक्स लॉ इज अगेन ओबेड। और एक बात है, यील्ड पॉइंट तक जब आप आते हो, दिस इज रिफर्ड टू एज द यील्ड पॉइंट। यहां पर अगर मैंने टैंजेंट बनाया तो इट विल बी पैरेलल टू द स्ट्रेन एक्सिस, दिस इज रिफर्ड टू एज द यील्ड पॉइंट। और उसके बाद में व्हाट हैपेंस, द लेंथ ऑफ द वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग, लेंथ ऑफ द वायर बढ़ते चले जाती है एंड अल्टीमेटली एट पॉइंट बी इट विल ब्रेक। अब आप देखेंगे यहां पर स्ट्रेस आपने बढ़ाया भी नहीं तो लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होने का रीजन कैसा है, एक बार उसका एक्सटेंशन अगर चालू हो गया इसके बाद में, इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो, इट इज रिफर्ड टू एज व्हाट, प्लास्टिक फ्लो। द लेंथ ऑफ द वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर द यील्ड पॉइंट। और एक बात इसमें ध्यान में रखेंगे, स्ट्रेस आपने बढ़ाया नहीं फिर भी वो एक उठाव आ चुका है। उठाव आने का रीजन यही है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण व्हाट हैपेंस, द स्ट्रेस इंक्रीजेस। This is the reason for it, and ultimately it will break at this particular point. At this point, see, एक neck is formed at some particular point, और इसी neck से what happens? The wire will definitely break. एक बात ध्यान में रखेंगे, यहां से यहां तक इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। This is referred to as what, प्लास्टिक रीजन। और यहां से यहां तक हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। तो जिस मटेरियल का प्लास्टिक रीजन बड़ा है उसको हम बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। और एक बात है, यानी वायर के बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेचिंग होने के बाद, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आने के बाद अल्टीमेटली टूट जाती है। तो देख लीजिए आप, वी आर गेटिंग अ वेरी लार्ज स्ट्रेन हियर, उसके बाद अल्टीमेटली वायर टूट जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस मटेरियल इज डक्टाइल। और एक बात, कुछ मटेरियल ऐसे भी रहते हैं कि इलास्टिक लिमिट के बाद थोड़ा भी अगर आपने स्ट्रेस अगर बढ़ा दिया तो इट विल ब्रेक। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल। जैसे ग्लास एक पर्टिकुलर लेवल तो उसने सहन कर लिया, लेकिन बाद में थोड़ा भी अगर आपने इसको बढ़ा तो व्हाट विल हैपन, इट विल डेफिनेटली ब्रेक। उसको बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल। सोवेल, और एक बात ध्यान में रखेंगे, रबर और स्टील के कंपैरिजन में, स्टील को अगर बहुत ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई किया तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता है, लेकिन रबर को अगर मैंने फोर्स अगर अप्लाई किया तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है, ध्यान में रखेंगे आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि रबर इज मोर इलास्टिक, इनफैक्ट स्टील इज मोर इलास्टिक। अब आप देख लीजिए, मैं उसको कंपेयर करके आपको बता देता हूं कि अगर मैंने एक वायर लिया स्टील की, उसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो व्हाट्स हैपनिंग हियर, डिफॉर्मिंग फोर्स जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता है। थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होने का मतलब यह होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है। जब आपने फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई किया है, बहुत कम एक्सटेंशन हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा रहने के कारण बहुत कम एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन रबर में रिस्टोरिंग फोर्स बहुत कम रहता है, इसलिए उसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे, स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद कॉपर है, एंड रबर लास्ट में आता है। जो स्प्रिंग्स बनाए जाते हैं वो स्टील के बनाते हैं एंड नॉट ऑफ कॉपर, बिकॉज स्टील इज मोर इलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ स्टील व्हाट हैपेंस, जब आप एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत कम उसमें स्ट्रेन जो है बहुत कम होता है, एक्सटेंशन बहुत कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है स्टील। सोवेल, सिर्फ प्लेन तरीके से अगर रीजन देना तो इतना ध्यान में रखेंगे, आप इतना ही बोलेंगे वहां पर कि स्प्रिंग्स को बनाने के लिए स्टील इज यूज्ड बिकॉज इट इज मोर इलास्टिक, और मोर इलास्टिक का मतलब ये होता है उसका वाई ज्यादा है, इतना स्पेशली आप ध्यान में रखेंगे। लेट्स ट्राई टू फॉलो व्हाट वी मीन बाय दिस थर्मल स्ट्रेस। अगर ये रॉड है,
इसको एक जगह से हमने सस्पेंड किया और फोर्स अगर अप्लाई किया तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, द लेंथ विल इंक्रीज। लेकिन अगर मैंने इस रॉड को क्लैम्प कर दिया इस प्रकार से, टेम्परेचर अगर बढ़ाता हो तो व्हाट विल हैपन, द लेंथ विल ट्राई टू इंक्रीज। और लेंथ को अगर बढ़ने नहीं देंगे आप, देन द फोर्स विल एक्ट, इट विल एक्सर्ट, यानी द फोर्स विल एक्ट which is perpendicular to the length। तो इसका मतलब यह होता है the rod is subjected to thermal stress। मैं रिपीट कर रहा हूं, रॉड को ऐसा क्लैम्प करके रख दिया आपने, टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया लेकिन लेंथ उसका बढ़ने नहीं दे रहे आप। आई विल पुट इट लाइक दिस, F is equal to YAL upon L। तो मैं ऐसा बोलूंगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। और एक बात है, द अदर इक्वेशंस, द चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ये दोनों इक्वेशंस को देख लीजिए आप किस प्रकार से है। अगर मैंने फोर्स F अप्लाई किया तो एक्सटेंशन विल बी इक्वल टू स्मॉल एल। एक्सटेंशन अगर स्मॉल एल अगर है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो डेफिनेटली द फोर्स विच विल बी एक्सर्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन हैज टू बी इक्वल टू एफ। आपने लेंथ को बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए डेफिनेटली इट विल एक्सर्ट अ फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑन द क्लैम्प्स। जिसको आपने ऐसा पकड़ के रखा हुआ है क्लैम्प्स पर, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द क्लैम्प्स। इसी को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। तो अभी फोर्स जो एक्सर्ट किया जा रहा है उसको मुझे निकालना है। यहां पर उसको निकालने के लिए एक आसान तरीका है, F इज इक्वल टू YA अपॉन, अभी ये है, देख लीजिए, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज अल्फा इनटू डेल्टा T, एंड सो वी हैव दिस टू बी इक्वल टू alpha into delta T। So the force which will be exerted on the clamps will be equal to this much, or force per unit area will be equal to Y alpha delta T। इसको स्पेशली याद रखेंगे आप। पॉइसन रेशियो है ये, पॉइसन रेशियो में ध्यान में रखेंगे लैटरल स्ट्रेन यानी LA अपॉन LO आता है, A पहले आता बाद में O आ रहा है। Lateral strain is equal to change in diameter upon original diameter and longitudinal change in length upon original length। तो आपको ये मिलेगा इक्वल टू डेल्टा D इंटू L, और ये है डेल्टा L इंटू D। दिस इज व्हाट यू गेट। वेल एनीवे, डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट के जो रिलेशन है आपको उसको याद रखना है, बिकॉज मिनट ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है उसी प्रकार से प्रॉब्लम्स। यहां पर भी गिव इट अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ही है कि जब लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर कम होता है, सो वी गिव इट अ नेगेटिव साइन। और एक बात आप याद रखेंगे, सिग्मा इफ इट इज इक्वल टू 0.5, it will mean that the change in volume is equal to 0, there is no change in volume। डायरेक्टली याद रखो, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सिग्मा अगर 0.5 है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। एक तो पॉइंट शायद मैं बताने भूल गया हो, बल्क मॉडुलस में आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, isothermal bulk modulus is equal to pressure and adiabatic is equal to gamma into P, and this gamma is equal to Cp upon Cv, that is specific heat ratio किसका है, specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume। Bending of a simple supported beam, जो साठ जो आता है इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सम ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन इट। आप देखेंगे दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम, यहां पर B इज द ब्रेड्थ एंड T
is the depth in fact. तो हम ऑब्जर्व ये करते हैं यहां पर, एंड दिस इज द न्यूट्रल सर्फेस, दिस इज न्यूट्रल। यहां पर देख लीजिए, द सैक इज गिवन बाय वेट। वेट अगर बढ़ेगा तो सैक डेफिनेटली बढ़ेगा, लेंथ ज्यादा रहेंगे तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। और एक बात है, ब्रेथ अगर कम है, ब्रेथ अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली दिस विल डिक्रीज, एंड इफ दिस इज मोर दिस विल बी लेस। जैसा भी है, रिलेशंस को स्पेशली याद रखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टर्म्स विच आर इन्वॉल्व हियर। फॉर्मूला स्पेशली वेट, द लेंथ, यंग्स मॉडुलस, द डेप्थ एंड P is the breadth। ये फैक्टर्स पूरे आप याद रखेंगे इन दिस पर्टिकुलर केस। और एक बात, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड, अगर मैंने इनफैक्ट वायर की लेंथ अगर बढ़ा दी है मैंने बाय अप्लाइंग अ फोर्स, व्हाट हैपेंस हियर, द लेंथ ऑफ द वायर बढ़ती है, वर्क इज डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, और एनर्जी is getting stored in the wire in the form of potential energy। मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स मैंने अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करने के बाद द लेंथ हैज इंक्रीज्ड, एंड इंक्रीज इन लेंथ के कारण when the length is increasing, definitely work is done, again the restoring force, and when work is done, again the restoring force, definitely energy will be stored। और जो एनर्जी जो स्टोर होती है, इट इज गिवन बाय, याद रखेंगे, हाफ एफ इनटू एक्सटेंशन। इसको याद रखने का तरीका, इट इज हाफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। दिस इज द फोर्स विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ। तो इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स इनटू एल, हाफ डिफॉर्मिंग फोर्स इनटू एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। And the energy stored per unit volume, इसका फॉर्मूला ये याद रखेंगे, इट इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस। और एक बात है, दोनों की, दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज स्टोर्ड, विच इज हाफ एफ इनटू एल, एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस। इसको याद रखेंगे आप। इसको ऑल्टरनेट फॉर्म से अगर निकालना है तो दिस विल बी हाफ। अब ये स्ट्रेन के जगह में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं स्ट्रेस अपॉन वाई, तो डेफिनेटली मुझे ये मिल जाएगा, इट विल बी स्ट्रेस स्क्वायर्ड अपॉन वाई। इट इज स्ट्रेस स्क्वायर्ड अपॉन वाई। और एक बार स्ट्रेस के जगह में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं स्ट्रेन इनटू वाई, तो मुझे मिलेगा हाफ इनटू, यहां पर रहेगा स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वाई। ये स्पेशल दो फॉर्मूलेस आपको याद रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया था, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गैमा इनटू P, और गैमा का मतलब होता है रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक दो चार मल्टीपल चॉइस हम ले लेते हैं अभी। इलास्टिसिटी नंबर वन, द इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉज्ड बाय, ध्यान में रखेंगे, इट इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इट इज नॉट ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इलास्टिक लिमिट फॉर द गैस डज नॉट एग्जिस्ट, गैस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। नंबर 8, the spring balance does not read properly after the long use। उसका रीजन समझ लेंगे आप। इलास्टिक फटीग नाम की चीज रहती है, एंड इट इज व्हाई इट इज कॉज्ड, इसको हम समझ लेंगे, ड्यू टू आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे ब्रिजेस जो रहते हैं, जो लोहे के बनते हैं, बहुत ज्यादा यूज होने के बाद ब्रिज को गिराया जाता है,
बिकॉज द इलास्टिसिटी जो भी रहती है, आयरन की बोलो, स्टील की बोलो, इट गेट्स रिड्यूस्ड। बार बार जैसा ट्रेस उसके ऊपर जाने से इट इज सब्जेक्टेड कंटिन्यूसली टू द फोर्स, सो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होने का मतलब समझ लेंगे आप, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टील इज मोर इलास्टिक व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स। बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्ट्रॉइंग फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड, सो वी से दैट स्टील इज मोर इलास्टिक। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करने की उसकी एबिलिटी है, इसीलिए इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने के बाद जैसा आदमी थक जाता है, उसी तरीके से वर्ड यहां पे यूज किया गया है इलास्टिक फटीग। सो व्हाट हैपेंस, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो गई। इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होने का मतलब यही होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे आप। ज्यादा स्ट्रेच होने का मतलब ये होता है कि ज्यादा इंटरनल डिस्ट्रॉइंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, और ज्यादा स्ट्रेस होने के कारण ब्रिज गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसी तरीके से स्प्रिंग बैलेंस जब आप यूज करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ड्यू टू इलास्टिक फटीग, रीजन अभी देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। The elasticity of the spring increases, the elasticity decreases, this is the answer. Elasticity decrease होती है, इसका मैं अभी आपको मीनिंग समझा देंगे exactly what it means. What happens? The elasticity decreases, so it does not give you proper reading. जैसा उसको स्ट्रेच होने चाहिए उस प्रकार से स्ट्रेच होता नहीं है, because of elastic fatigue। ध्यान में रखेंगे आप। नंबर 12, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट इज चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो पहला करेक्ट है। स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन, ये भी करेक्ट है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी करेक्ट है। एंड द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे आपका स्ट्रेन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, सो इट हैज नो यूनिट। तो यहां पर इन्होंने यूनिट देकर रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए हमको हमारा आंसर है। फॉर द सिंपल रीजन यू आर सपोज टू सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर। नंबर 16, a spiral spring is stretched by a weight, the strain will be definitely यहां पर lengthwise, the strain will be definitely what? Tensile, because there is increase in length here. Number 20th, when equal forces are applied at different points of object of the same material but of different shape, the same strain is not produced. इसका रीजन क्या है? अगर हमने बॉडीज लिया है ऑफ डिफरेंट शेप लिया है, आई एम टेकिंग बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप, मटेरियल से, तो व्हाट हैपेंस? और आपने फोर्स अप्लाई किया, द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड इज व्हाट? द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बट ऑफ डिफरेंट शेप, द सेम स्ट्रेन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। आपने इक्वल फोर्स अप्लाई किया है एट डिफरेंट पॉइंट्स, द मटेरियल इज सेम, शेप अगर डिफरेंट है तो व्हाट विल हैपन? द चेंज इन शेप विल बी डिफरेंट। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। और इसका रीजन क्या है? द सेम स्ट्रेन इज नॉट प्रोड्यूस। सेम स्ट्रेन इज नॉट प्रोड्यूस का मतलब ये होता है द चेंज इन डायमेंशन इज नॉट सेम। और इसका सेम नहीं रहने का रीजन क्या है? द एक्सटर्नल फोर्सेस कॉज डिफरेंट स्ट्रेन, ये उसका आंसर है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एट एवरी पॉइंट इज नॉट सेम। प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर कभी भी सेम रहना, कोई भी पॉइंट आप लीजिए। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सेम मटेरियल इज नॉट कांस्टेंट, ये भी गलत है। The coefficient of elasticity will be definitely same, and the nature of the external forces changes. यहाँ पे nature of the force can never change; it will always remain same. तो इसका आंसर सिर्फ एक ही बचता है, the external force causes different strain. That should be the answer. Number 24. Two wires A and B are stretched by the same load. If the area of the cross section of wire A is double that of B, then stress on B क्या रहेगा? ये पूछा गया है। आपके पास दो वायर्स है, they are stressed by the same force.
So what do you mean by stress? Stress is equal to force upon area. Now what is given there? Area, force तो आपने से अप्लाई किया, area of A is double. Area of A is double. So this will mean that इसका एरिया अगर मैं डबल करता हूं तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम हाफ. मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये एरिया मैंने ए का अगर डबल कर लिया तो व्हाट विल हैपन, स्ट्रेस विल बिकम इक्वल टू हाफ. तो हम क्या बोलेंगे, और जिसका एरिया हाफ ए है वो डबल हो जाएगा डेफिनेटली. सो इट विल मीन दैट स्ट्रेस ऑफ बी इज डबल that of A, because जिसका एरिया डबल होगा उसका स्ट्रेस हो जाएगा हाफ. सो हम क्या बोलेंगे, डबल एरिया किसका है, यहां पर एरिया ए का डबल है तो उसका स्ट्रेस हो जाएगा हाफ. इसका मतलब यह होता है कि स्ट्रेस बी का डबल है. तो इट्स वेरी क्लियर, स्ट्रेस ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए. बाय इंस्पेक्शन यू मस्ट बी एबल टू डू दिस. नंबर इज 28 here. For number 28, let us see what is given. A 2 meters long rod of radius 1 centimeter, which is fixed from one end, is given a twist of 0.8 radians. नीचे से आपने उसको ट्विस्ट दिया है 0.8 रेडियंस का, and a theta is equal to 0.8 radians. The shear strain developed will be equal to how much? And the shear strain which is developed, it is given by phi. आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे, r into theta is equal to L into phi. So phi is equal to r theta upon L. एक काम करेंगे, पूरा सेंटीमीटर्स में लिखता हूं. The length r is equal to how much? It is equal to 1 centimeter. This is 1 centimeter multiplied by 0.8 radius, that is the angle, and this is equal to 2 meters. इसका मतलब ये होगा, मैंने 200 सेंटीमीटर ले लिया है. So this is 8 upon 200, 8 upon 2000. So this will be 4 into 10 to the power minus 3. Well, anyway, it is आंसर आपको इस तरीके से दिया है 0.004. I think that's very clear. मेरे ख्याल से डायग्राम से it becomes very clear कि वायर को आपने नीचे से ऐसा ट्विस्ट दिया है. उसको ट्विस्ट देने के कारण आपका पॉइंट ए आ चुका है पॉइंट ए डैश पर. तो वहां पर एंगल कितना बना है, एंगल, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इक्वल टू थीटा. तो आप देखो ए डैश विल बी इक्वल टू आर थीटा. द आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा. और ये ऊपर का जो पार्ट है इट इज फिक्स्ड. तो दिस विल ऑल्सो टर्न नाउ. से इट इज टर्निंग थ्रू एंगल इक्वल टू फाई. और ये आर्क लेंथ विल रिमेन सेम, इसलिए इक्वेट कर लिया अपन ने इसको. सो दिस इज आर थीटा इज इक्वल टू एल फाई, and so the result that is obtained, it is 0.004.